गुड मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। भीगी भीगी सी सुबह है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है और इस दिन की बहुत फजीलत और बरकत की बयान की जाती है और आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज भी एक खूबसूरत हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो हजरत अबी बिन काब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि जन्नत में उसके लिए महलात तामीर किए जाएं और उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएं, तो उसे चाहिए कि वो जुल्म के जवाब में अफ़्व दरगुज़र से काम ले, महरूम करने वाले को अता करे और क़ता ताल्लुकी करने वाले से सुलह रहमी का सलूक करे। और बेशक अफ़्व दरगुज़र अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त है, यानी मुजरिम, खताकार और सजा के मुस्तहिक को भी अल्लाह माफ कर देता है और उसकी नाफरमानी, खताओं और गुनाहों को भी दरगुजर कर देता है। तो इसलिए हमें भी जनाब ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी ऐसा मादा पैदा हो कि अगर कोई दोस्त या हमारा बहन भाई अपने किए पर शर्मिंदा हो, माजत खा हो, अपने किए पर हमसे माफ़ी मांग ले, तो उसकी माफ़ी को, उसकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए और दिलों में जो नफरतें हैं, हसद है, जलन पैदा हो जाती है, उसको ख़त्म करके साफ दिल से उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए और ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत से खूबसूरत तर होती जाए। तो इसी खूबसूरत पैगाम पढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। और सेहत और बीमारियों का जो इंसान से रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। जब बीमारियां पहले कदीम ज़माने में भी हुआ करती थी मगर उस वक्त साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लिहाजा उन बीमारियों का जो इलाज था वो या तो कुदरती तौर पर होता था और देसी तरीकों से किया जाता था। बीमारियों के कदीम तरीका इलाज में से एक ड्राई नीडलिंग है, फिजियोथेरेपी है, हजामा जिसे अब कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल थी। और इलाज के ये तरीका सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस्लाम समेत दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी इनको मुस्तनद समझा जाता है। तो आज के जदीद दौर में साइंस भी इन तरीका इलाज की इफादियत की न सिर्फ कायल हो चुकी है बल्कि अब तो मगरबी मुबालिक से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं और मारूफ शख्सियात भी जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए हिजामा और ड्राई नीडलिंग करवाते हैं। तो हिजामा, फिजियोथेरेपी और ड्राई नीडलिंग कितनी मुफीद है, कैसे की जाती है, इसका प्रोसीजर क्या है, इससे किन किन बीमारियों से हम बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नूरीन कासिम हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर नूरीन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नूरीन, जैसे मैं बात कर रही थी कि ये जो तरीका इलाज है ये सदियों पुराने चलते आ रहे हैं, कदीम इन्हें कहा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ड्राई नीडलिंग के हवाले से, जिसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हमें बताइए इसके बारे में डिटेल में कि ये क्या होती है, इसका तरीका इलाज क्या है? जो ड्राई नीडलिंग है बेसिकली ये है चाइनीज़ ट्रीटमेंट है। अच्छा। इसके चाइनीज़ मेडिसिन के नाम से इसको मशहूर है, हिजामा भी इसी में आता है। ओके। ड्राई नीडलिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें आप जो है वो एक नीडल है आपके मसल के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि आपको कोई पुराना दर्द है जिसकी वजह से आपके मसल है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। ओके। जिसकी वजह से आपकी मसल की लेंथ छोटी हो जाती है और जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो उसमें पेन आती है, आपको स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और ऐसी जब कंडीशन आ जाती है तो मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती, तो उसमें हम ड्राई नीडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें आपका जो मसल होता है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और उसको 2 मिनट के लिए अंदर रखते हैं और ये एक पेनलेस प्रोसीजर, इसमें बिल्कुल पेशेंट को पेन नहीं होती। और नीडल का मैकेनिज्म ये है कि जब नीडल को हम इंसर्ट करते हैं वहाँ पे एक छोटा सा ट्रॉमा देते हैं। जब ट्रॉमा होता है तो वहाँ पे 3 दिन के बाद नया मसल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। ओके। जब नया मसल फाइबर बनता है तो उसके बाद मसल की लेंथ नॉर्मल हो जाती है, पेशेंट है वो पेन फ्री फील करता है और उसकी जो लेंथ है और मूवमेंट भी उसकी ठीक हो जाती है। लेकिन क्या मतलब इसमें कौन कौन से जो मरीज हैं इस इलाज से ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं, मतलब अपनी जो बीमारी है उसको भगा सकते हैं? हड्डियों और जोड़ों और पट्टों के जितने भी मसाइल हैं इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपकी बैक पेन इसमें बहुत कॉमन है। उसमें क्या होता है कि आपका कोई डिस्क बल्ज हो गया या कुछ शैटिका हो गया तो वहाँ के जो मसल्स में अकड़ाव में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ब्लड फ्लो है नॉर्मल मिकदार में आ रहा होता है बीमारी से पहले, उसकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ का मसल है वो शॉर्ट हो जाता है और उसका मसल फाइबर है वो भी उसकी लेंथनिंग वो कम हो जाती है। तो जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो उसमें जो है वो आपका एक नया मसल वो फाइबर बनता है, उसके बाद वो आप पेन फ्री हो जाते हैं। ऐसी नेक पेन में बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपके वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं जिसको हम आम जुबान में कह लें कि एक छोटी छोटी जो है वो एक नोड्यूल्स बन जाते हैं और वो स्लिपरी होते हैं। सम टाइम पेशेंट कहता है कि मेरे हाथ के नीचे कोई चीज़ स्लिप हो रही है, वो आपका ट्रिगर पॉइंट होता है, वो आपकी पेन रेफर करती है।
बॉडी के किसी पार्ट में भी। तो जब निडल इंसर्ट करते हैं इंस्टेंट इसका रिलीफ है, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री होता है। और इसके बाद मतलब जो मरीज है वो मुस्तकिल तौर पर अपने जितनी भी दर्दें हैं, जितने भी मसाइल हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर बिल्कुल, सकता लेकिन इसमें पेशेंट को भी ख्याल रखना होता है कि अच्छा। अपना पोस्चर ठीक रखे। ठीक है। जो कॉजेज हो रहे हैं उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने में, वो उसको चाहिए उनसे अवॉइड करे। जैसे आपका पोस्चर खराब है, ठीक है, आपकी कोई मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लैपटॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो आपकी नेक ऑटोमेटिकली स्टिफनेस में जाएगी। अगर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया तो उसके बाद आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अपनी डाइट अच्छी रखे, पोस्चर अच्छा रखे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे ये इस तक आपको नौबत ही नहीं आएगी कि जाके आप ये ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल। और ये ट्रीटमेंट कितनी देर का होता है? ये ट्रीटमेंट आपके डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे और सिवियरिटी पे। नॉर्मली इसके 3 सेशंस होते हैं अल्टरनेट डेज पे। ठीक है। एक दिन का गैप देते हैं और इसमें जो पेशेंट बिल्कुल फुली रिकवर कर जाता है। आपके हड्डियों जोड़ों के जितने भी मसाइल हैं हम निडल इंसर्ट करते हैं। मतलब उसमें नीडल्स लगाई जाती हैं। Needles क्योंकि लगाई अभी देखने जाती वाले तो हमें उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नीडल्स हैं, सुइयां चुभ ही जाएंगी, जी, जी। उनके दिमाग में यही आ रहा होगा। तो ये ज्यादा दर्द वाला तो अमल नहीं होता। बिल्कुल भी दर्द वाला अमल नहीं होता, ठीक है। इसमें बिल्कुल बारीक सी सुई होती है हमारे पास, वो ठीक आपके है। मसल के अंदर इंसर्ट करते हैं। सम टाइम पेशेंट को पता भी नहीं होता और उसको हम इन और आउट करते हैं 2-3 मिनट के लिए और ठीक है। उसके बाद बाहर निकाल देते हैं। और जितना बड़ा मसल होगा उसके अंदर हम एक भी निडल लगा सकते हैं, 5 से 6 भी लगा सकते हैं और इसमें ब्लीडिंग भी नहीं होती। ठीक है। तो क्या मुझे बताइए डॉक्टर नूरीन, ये सारे प्रोसेस से पहले क्या हम लोगों को कोई टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं कि हम लोगों ने किस मसले की वजह से हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट करवाना है, या क्या किस तरह की एहतियात करनी पड़ती है? ये जो बेसिकली फिजियोथेरेपी के डोमेन में आता है, ठीक है, इसके लिए कोई भी स्पेशल टेस्ट है वो रिकमेंड करने की जरूरत नहीं होती। पेशेंट हमारे साथ पेन के साथ आता है, हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, हमें पता लग जाता है कि पेशेंट का जो है मसल ये बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा इसको टेंडरनेस फील हो रही है और यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, वहीं उसी एरिया में हम निडल इंसर्ट कर देते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। ठीक है। वो पेशेंट आके खुद ही बताता है कि मेरे जैसे कंधों में दर्द है या हाँ जी। कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाँ तो जी। उसी हवाले से आप तो लोग वो हम उसका खुद ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, हाँ। हमें कुछ पॉइंट्स पता होते हैं कि ये ठीक इनका है। ट्रिगर पॉइंट है, यही इसको पिंच कर रहा है और सिंपली हम उस ट्रिगर पॉइंट को रिलीज करते हैं निडल के साथ और वो पेशेंट है वो ऑन पॉइंट कहता है कि मेरी पेन पहले से बेहतर है और उसके बाद फिर जब 3 दिन गुजरते हैं तो उसकी टोटली सही हो जाती है। सही हो जाती है। तो क्या इसमें कोई एज लिमिट भी है कि इस एज से लोग आ सकते हैं ये करवाने? इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। नॉर्मली बच्चों में ऐसे इश्यूज होते नहीं है खास तौर पे, ठीक है। जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको ऐसे इश्यूज आते हैं। इसमें ऐसी कोई भी एज लिमिट नहीं है और इसका ना ही कोई इतना नुकसान है क्योंकि इसमें ना तो हम मेडिसिन इंसर्ट कर रहे हैं, सिंपली एक निडल होती है जो भी एक पेनलेस है और सेफ भी है। इसके कितने देर के सेशंस होते हैं? ये हिजामा आप साल में 2-3 दफ़ा करवा सकते हैं, नॉर्मली 3 माह के बाद करवा लें। ठीक हाँ है। जी। इसमें ये होता है कि आप 3 माह बाद करवाते रहें, आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव होते जाएंगे, बजाय इसके कि आप 3 साल बाद करवाएं, 5 साल बाद करवाएं, तो इससे जो ये आपका जो बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है उसमें फिर वो ज्यादती आती जाएगी। ठीक है। और जैसे अभी डॉक्टर नौरीन आपने बताया कि इसमें जिनको बिनाई का मसला है या आंखों की उसका मसला है तो वो भी इससे हल हो सकता है। बिल्कुल, बहुत हद तक हल हो सकता है। बहुत। तो फिर कपिंग कहाँ पर की जाएगी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है मेरे ख्याल से। ये इसके डिफरेंट मोटर पॉइंट्स होते हैं, ओके। बॉडी में पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली जो हम कपिंग करते हैं सॉरी आपकी स्पाइन पे करते हैं, क्यों आपकी जो पूरी स्पाइन है वो आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही है, यहीं से जो सर्कुलेशन स्पाइनल नर्व्स हमारी होती हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं ब्लड। ठीक है। ठीक है। तो आपकी स्पाइन आपकी सर्वाइकल रीजन से लेकर आपके लंबर रीजन, मतलब कि आपकी गर्दन से लेकर कमर तक जितनी भी स्पाइन है इसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हम कप्स लगाते हैं। तो अगर वहाँ पे कप्स लगा दें तो ओवरऑल जो सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में जाएगी। अगर आंखों के लिए इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखों के इर्द गिर्द लगाएंगे या आंखों के ऊपर लगाएंगे। आपके जो नेक के बैक साइड पे जो है यहाँ से जो सप्लाई वो आपकी आंखों की तरफ आ रही है, सर्वाइकल से हमारे सर की तरफ आ रही है। अगर हम आपके सर्वाइकल मतलब गर्दन के पीछे लगाएंगे तो ओवरऑल आपकी हेडेक जो है, माइग्रेन्स और आंखों और फेस, तो ये सारा एरिया इन्वॉल्व होता है और इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा, बहुत से लोग डॉक्टर नरीन कहते हैं कि हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, तो हम उस पर भी हिजामा करा सकते हैं, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है और नॉर्मली हम इसके लिए हिजामा वो सर के ऊपर भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे जो बेनिफिशियल जो हम रिकमेंड करते हैं वो आप अपनी स्पाइन पे करवाएं। ओके। क्योंकि सर्कुलेशन तो आपकी स्पाइन से ही आ रही है। बिल्कुल। ठीक है। नॉर्मली लोग जो है वो बाल कटवा देते हैं उसके बाद हिजामा करवाते हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि आप मतलब जो है वो स्पाइन पे ही करें, वो ज़्यादा अच्छा और सेफ भी है, बजाय कि आप सर के ऊपर करें।
और दूसरा हमें ये बताइए कि मतलब ये जो सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं सारे प्रोसेस में, इनको फिर क्या दोबारा से यूज़ किया जाता है या अलग से पेशेंट्स के लिए रखे जाते हैं? हम इन जो है ना हमारे प्रोटोकॉल्स ये वाले जो है सेफ्टी के लिए हम इनको बहुत एहतियात से करते हैं। ठीक, अगर आप किसी अच्छे सेटअप पे जाते हैं, पढ़े लिखे के पास जाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से नॉइज प्रैक्टिशनर्स भी घूम रहे हैं कि जिनके पास तालीम नहीं होती, डिग्री नहीं होती, ठीक है, और वो अपना क्लिनिक खोल कर बैठे हुए होते हैं, उन्होंने अपना कारोबार चलाना होता, पर इन चीज़ों का नहीं सोचते, उनको पता ही नहीं होता कि ये जो है ये आपकी कितना पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हमें इन चीज़ों का पता होता है पेशेंट के लिए, तो हम हर चीज़ वो न्यू ही इस्तेमाल करते हैं। डिस्पोजेबल कप्स मिलते हैं, पेशेंट को खुद भी पता होना चाहिए कि डिस्पोजेबल कप है या पहले से इस्तेमाल शुदा है, ठीक है, पेशेंट को खुद से भी पता होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फर्दर फिर जो बीमारियां हैं वो आपकी तरफ और भी ट्रांसफर हो सकती है। और अगर लोग किसी क्वैक के पास चले जाएं बिल्कुल, और उसको ये इल्म ना हो इन चीज़ों का, तो फिर लोग क्या किस तरह की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं इसके बाद? आपको इंसिजन डीप आ सकता है, ठीक है, जो जब हम हिजामा करते हैं, इंसिजन देते हैं, ठीक है, उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो अब वो डीप आ सकता है। आपका कोई भी मसल या नर्व या वेन वो ख़राब हो सकती है, रप्चर उसका डैमेज हो सकता है, और आप की कोई भी मूवमेंट का लॉस हो सकता है इसमें, अगर आप किसी भी ऐसे कोई एक बंदे के पास चले जाते हैं। और इसके अलावा वो बंदा, उसको पता ही नहीं है कि कौन सा पॉइंट है, वो गलत भी हो सकता है, उसका आप पे इफेक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल है, सही है। तो इस हवाले से आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है जनाब कि किसी प्रोफेशनल बंदे के पास आप जाएं ताकि वो अच्छे तरीके से आपका इलाज कर पाए और आपका जो मसला है उसको हल कर पाए, ना कि उसको ज़्यादा जो है वो बिगाड़ दे। दूसरा, क्या हिजामा भी जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द और ये जो दर्द हड्डियों का दर्द होता है, इससे निजात हासिल हो सकती है हमें? बिल्कुल, क्योंकि कुछ टॉक्सिक होते हैं जो आपकी बॉडी में सोजिश पैदा करते हैं, स्वेलिंग पैदा करते हैं, और वही स्वेलिंग आपकी पेन कॉज करती है। जब पेन कॉज होती है तो मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आती है। जब हम हिजामा करते हैं तो हिजामा से आपकी बॉडी में डिफरेंट टॉक्सिन जो हम रिमूव करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका नॉर्मली क्या है, आपका यूरिक एसिड ज्यादा है, वो भी पेन कॉज कर रहा है, सोजिश कॉज कर रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। जब हम ये करते हैं तो आपकी बॉडी में ओवरऑल टॉक्सिन से बाहर निकल जाते हैं, जो बाहर निकलते हैं तो पेशेंट ओवरऑल रिलैक्स फील करता है। वो फैक्टर्स जो आपकी बॉडी में स्वेलिंग कॉज कर रहे थे वो अब कम हो गए हैं, पेशेंट की इस तरह सिम्टम्स में कमी आ जाती है। अच्छा, पेशेंट रिलैक्स फील करता है। नॉर्मली हमारा जब पेशेंट हमारे पास आता है, पहले हम उसका देखते हैं इसका इशू क्या है, मतलब कि इसका जो रूट कॉज क्या है। वैसे पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसका यूरिक एसिड बढ़ा होता है, उसमें भी हम हिजामा करते हैं। ओके। और नॉर्मली ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनकी डायबिटीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है, उसकी वजह से उसकी बॉडी में पेन्स आ रही होती हैं, और जब हम मतलब उसका भी इलाज है? उसका भी इलाज है। और जब हम उनका हिजामा करते हैं तो उनकी जो है शुगर कंट्रोल में आ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल है उसमें भी कमी आती है, और वही फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पेन का वो कॉज बन रहे होते हैं। तो एट द एंड यही है कि ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो आपकी बॉडी में डिफरेंट बीमारियों का सबब बनते हैं, इनको रिमूव कर दें तो आपके ओवरऑल सिम्टम्स में कमी आ जाती है। तो क्या ये लोग भी डॉक्टर नौरीन हर 3 महीने बाद ही सेशन लें या इनको ज़्यादा लेने चाहिए? इनको 3 माह बाद कम से कम लेने चाहिए। अच्छा, 3 माह बाद लेने चाहिए। और एक सेहतमंद आदमी को जिसको मतलब कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, उसको भी फिर कितनी देर बाद सेशन लेना चाहिए? उसको चाहिए वो 6 माह बाद ले ले, क्योंकि सेहतमंद आदमी ठीक है, लेकिन जो हमारे आज का रूटीन है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आजकल हमारी डाइट है, एग्जैक्टली आज खाना पीना आजकल का, तो उसमें नॉर्मली आपको लेना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो इन फ्यूचर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर नौरीन कासिम हमारे साथ मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर नौरीन, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ये तमाम तर हिजामा के थ्रू और जो है ड्राई नीडलिंग के थ्रू हम जो मसाइल हैं जिनका शिकार हम हो जाते हैं, उनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, और ये हमारा सेगमेंट है आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के उन आर्टिस्ट से जो अपने फ़न में कमाल महारत रखते हैं। और यूं तो पाकिस्तान में आर्ट को हमेशा एक ख़ास अहमियत हासिल रही है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे फ़नकारों ने अपने फ़न के जौहर दिखाकर दुनिया भर में नाम पैदा किया है। वहीं पाकिस्तान को एक अलग पहचान और शोहरत देने वाला फ़न पाकिस्तानी ट्रक आर्ट दुनिया भर में खूब नाम पैदा कर रहा है। और पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से तैयार किए गए रंग बिरंगे खूबसूरत डिज़ाइंस, फूल पत्तियों और मुख्तलिफ नक्शो निगार से मुज़य्यन ये जो ट्रक्स होते हैं, जब मुल्की सरहदों के बाहर लंबी मुसाफतों पर
निकलते हैं तो ट्रक आर्ट को देखकर बासानी पहचाना जाता है कि पाकिस्तानी आर्ट है। और गुज़श्ता दिनों हमने आपसे एक खबर भी शेयर की थी कि कराची के एक नौजवान हैं जिन्होंने जहाज पर भी ट्रक आर्ट किया है। अब उस आर्टिस्ट का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है। जहाज से लेकर गाड़ियों तक, जूतों से लेकर कपड़ों तक, उनके हाथों से किए जाने वाला जो ट्रक आर्ट है मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। तो उनके काम के जो चर्चे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहे हैं बल्कि उनका काम पूरी दुनिया में भी पसंद किया जा रहा है। उन्हें कल्चरल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो आज हम आपकी मुलाकात भी उसी बाकमाल आर्टिस्ट से करवाने जा रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं जनाब उनकी कहानी। हमें ज्वाइन किया है हैदर अली हैं जो ट्रक आर्टिस्ट हैं। हैदर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। बेहतरीन। सबसे पहले तो हैदर मैं आपको कहूँगी कि आपका काम जो है बहुत ही नफीस है, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बताइएगा ये जो आप ट्रक आर्ट को नए लेवल पर लेकर चले गए हैं, ये कब से आपने स्टार्ट किया है, कब से इस शोबे से मुंसलिक हैं आप? जी मेरा फैमिली वर्क है। मेरे वालिद साहब ये करते थे, बचपन से मैं ये काम कर रहा हूँ। बचपन से ही रंग और ट्रक ये हमारे आसपास रहे हैं हमेशा से, और इन्हीं को देखते हुए दुनिया भर में पाकिस्तान के रंग फैलाने का कुदरत ने मौका दिया। और दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम में, दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैंने इनको सिखाया लोगों को, और छोटे बड़े तमाम स्कूलों में मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये काम सिखाया। और दुनिया के मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में भी मुझे कुदरत ने काम करने का मौका दिया और मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे बताइएगा हैदर, आपने जूतों से लेकर हवाई जहाज तक आपने ट्रक आर्ट जो है वो किया है। यानी अगर कहा जाए कि आपने ज़मीन से ये ट्रक आर्ट शुरू किया और आसमान तक पहुंचा दिया है तो ये गलत नहीं होगा। अपना कौन सा आपको प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है या जिस पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है आपको? जी मेरा असल में ट्रक ही काम है, और ट्रक ही हमारा जो चलती फिरती आर्ट गैलरी है जो आपको पूरे पाकिस्तान में, अगर आप उसको थर में देखें तो दो ही चीज़ें नजर आएंगी, एक हमारा ट्रक और दूसरा मोर। और अगर आप कश्मीर में इसको देखें तो ग्रीनरी के अंदर कलरफुल जो चीज़ नजर आएगी वो हमारा ट्रक ही नजर आएगा। तो फख्र तो महसूस होता है अपने ट्रकों को पेंट करने में। लेकिन उससे ज़्यादा मजे की बात यह है कि जब मैं दुनिया भर में मैंने जब ये काम किया तो फिजा में भी इसकी जरूरत महसूस हुई, तो मौका मिला मुझे जहाज पेंट करने का, और मैंने फिजा में भी अपने मुल्क के रंग दिखे रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइएगा हैदर, आपने जूतों पर भी ट्रक आर्ट शुरू किया, तो जब आपने ये शुरू किया जूतों पर करना तो किस तरह का आपको रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से? जी मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट हैं, उनको मैंने कस्टमाइज पेंट किए थे शूज, और इसके डिजाइन जो अपने ट्रक आर्ट जो डिजाइन थे उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए बनाया। तो वही चीज जो पूरी दुनिया में हिट कर गई और लोगों को काफी पसंद आया, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, और इससे हमारे और भी ट्रक आर्टिस्ट मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। तो क्या हैदर आप मजीद भी इस तरह के डिजाइन बनाना चाहते हैं या मजीद भी जूतों पर इस तरह के ट्रक आर्ट के डिजाइन देखते हैं? जी मैं हमेशा से नई चीज सोचता हूँ, कोई नया आइडिया सोचता हूँ। अच्छा। ताकि इस काम को और से ज्यादा बढ़ोतरी मिल सके और ज्यादा से ज्यादा हमारा ट्रक आर्ट फेमस हो पूरी दुनिया में। अब ये है कि जो हमारी ग्रीन लाइन मुख्तलिफ मेट्रो मुख्तलिफ शहरों में जो चल रही हैं, इनके स्टॉप और इनके बस स्टॉप और इनकी खुद ग्रीन लाइन बस हैं, इनको भी ग्रीन लाइन से रंगीन लाइन मैंने इंशाल्लाह बढ़ानी है। और इसके लिए यह है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मेट्रो ग्रीन लाइन से रंगीन लाइन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है हैदर, आप जहाज तक तो पहुंच गए हैं, वहाँ तक तो आपने ट्रक आर्ट पहुंचा दिया है। आगे कौन सा आप कोई मुनफरिद प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिससे सब ही हैरान रह जाएंगे? इंशाल्लाह देखें, ये पहले तो ये ग्रीन लाइन ये पहले करेंगे, इसको रंगीन लाइन करेंगे, और उसके बाद ये है कि और भी आइडियाज हैं जहन में, तो इंशाल्लाह उस पर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते रहेंगे कि जहाँ तक हो सके। अब ये है कि मैंने बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स के लिए ट्रक आर्ट इंटरनेशनल ट्रक आर्ट अकेडमी का क़याम किया है, तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में पहले तो इसको फैलाएंगे, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में इसको लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल ट्रक आर्ट अकेडमी को, जहाँ से दूसरे इंटरनेशनल लोग भी इसको सीख सकते। तो अगर हैदर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक पूरे ट्रक को आपने पेंट करना हो या उस पर आर्ट करना हो तो कितना वक्त लगता है, कितने दिन लगते हैं आपको करते हुए? ये डिपेंड करता है ट्रक के ऊपर।
अच्छा। ट्रक कितना बड़ा साइज के मुताबिक उसको पेंट किया जाता है। बड़े ट्रक को सब लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी महीना भी लग जाता है। तो छोटे ट्रक को भी यही हिसाब होता है कि 5 दिन से लेकर 10 दिन तक उसको लग जाते हैं कंप्लीट करने में। ठीक है। और जिस तरह आपकी फुटेज जो है बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, ये जहाज़ पर जिस पे आपने ट्रक आर्ट किया था, उसको कितनी देर लगी थी आपको बनाते हुए या आर्ट करते हुए? हाँ, जूते तो मैंने अपने मूड से बनाया था, इसमें हफ्ता लग गया था। दो पेयर बनाए थे मैंने, इसका हफ्ता मेरा लग गया था। इसके अलावा भी काम होते हैं तो साथ साथ वो भी करने पड़ते हैं, जैसे ट्रक भी साथ बना रहे हैं और जूते भी साथ बना रहे हैं। क्योंकि पहले मार्केट का काम जो हमारे ट्रकों का काम है वो पहले इस पर तवज्जो दी जाती है, बाद में इस तरह के काम जो होते हैं नायाब किस्म के वो बाद में तो फ्री टाइम में किया जाता है। तो क्या ताकि खूबसूरती ठीक ठीक है। हैदर, बतौर आर्टिस्ट, ट्रक आर्टिस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं तो जब आप कोई आर्ट कर रहे होते हैं, वो चाहे गाड़ियों पे हो, दीवार पे हो या कोई और चीज़ पे हो, तो वो जो आइडियाज़ वो आपके खुद के होते हैं, खुद के सोचे हुए होते हैं, या लोग भी आपको कस्टमाइज बनाने के लिए बोलते हैं? ये कस्टमाइज खुद भी हम लोग करते हैं। डिजाइन ज्यादातर हमें मालूम होता है, ट्रक आर्ट के डिजाइन सिर्फ ट्रक आर्टिस्ट को मालूम होते हैं। तो क्योंकि इसकी ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती कि हमारे जो तालीमी जो आर्ट के इदारे हैं ये इस पर बाकायदा तवज्जो नहीं दे पाते कि इसको सिखाया जाए बाकायदा तौर पर। तो इसलिए ट्रक आर्टिस्ट खुद से अपनी मेहनत के जरिए इसके डिजाइन सोचते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। बाकी रही ट्रक की बात, तो ट्रक के ऊपर फरमाइशें चल रही होती हैं। जैसे आप देख लेंगे हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ जो कौमी परिंदे, कौमी फूल, कौमी जानवर और हमारे लैंडस्केप वगैरह इस तरह की चीज़ें जो बन रही होती हैं, जो हम फरमाइशी तौर पर बना लेते हैं। मुख्तलिफ जो हमारे फिल्म स्टार इंटरनेशनल हो या पाकिस्तानी, उनकी तस्वीरें आप ट्रकों पर देख सकते हैं बासानी जो आपको नजर आती हैं। वो सिर्फ फरमाइशी काम होता है और उस पर बाकायदा हम चले दुश्मन चले, जो हमसे चले वो साइड पे चले, इस तरह की शेर शायरी भी की जाती है ताकि उस पर बाकायदा लिखा जाता है बफरमाइश फलाना उस्ताद, बफरमाइश फलाना उस्ताद। इस तरह करके पूरा एक समझ लें कि कलरफुल माहौल के अंदर फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा होता है, तो बड़ा मजा आता है और लोग देख के महसूस भी होते हैं। अगर रोड पे ट्रक चले तो पीछे जो गाड़ी आ रही होती है वो हमारे शेर पढ़ के महसूस होते हैं, बड़े महसूस भी होते हैं और बड़े अच्छे और बड़े मजे के शेर भी होते हैं। तो हमें बताइए, ये शेर आते कहाँ से हैं? किसी शायर के होते हैं या खुद से आपने तख्लीक किए होते हैं? जी, कभी कभी ऐसा होता है कि खुद भी करने पड़ जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे ड्राइवर हजरात होते हैं वो भी फरमाइशें करते हैं कि साहब ये लिखो, तो अपनी ज़बान में, कुछ पश्तो में, कोई पंजाबी में, कोई हिंदी में, कोई बलोची में, तो मुख्तलिफ ज़बानों में, कोई उर्दू में, कोई इस तरह के शेर जैसे हल चरी जरण सा केड़ा लिखा, ना घबरा ए जालिम, हमारे पास आने से खुदा भी रुक जाता है किसी का दिल दुखाने से। इस तरह की मुख्तलिफ ज़बानों में शेर भी फरमाइश के होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी तरफ से भी कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा मुझे बताइएगा हैदर कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में आपको क्या लगता है कि ये जो शोबा है या ट्रक आर्ट के हवाले से आप कितना बूस्ट देखते हैं, और यहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहाँ पर लोग जाके सीख सकें इस आर्ट को? जी, अभी हमारा अपना प्लेटफॉर्म है ट्रक इंटरनेशनल ट्रक आर्ट अकेडमी का, ठीक है। और बाकी जो इंटरनेशनल इसके एक्सपोजर मिलने लगा है, अब मजीद इंशाल्लाह ये साल और ज़्यादा, तो क्योंकि इंटरनेशनल हमने बड़े बड़े फेस्टिवल्स में इन्वाइट किया हुआ लोगों ने, तो उसमें भी तो हौसला अफजाई मिलेगी आज को और दुनिया भर में भी दोबारा से बूस्ट इंशाल्लाह करता रहेगा और ये करते से ही करता हुआ आ रहा है। और दूसरा हैदर, हमने देखा कि गैर मुल्की मॉडल्स को भी जो है ट्रक आर्ट से बने हुए जो है ड्रेसेस पहने हुए हमने देखे हैं, तो इसका मतलब आप फैशन इंडस्ट्री में भी कदम रखने जा रहे हैं? जी, वर्षे से मैंने ये फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा हुआ है। मुख्तलिफ मैंने इंटरनेशनल ब्रांड के लिए मैंने ड्रेस डिजाइन किए हैं और काफ़ी चीज़ें मैंने डिजाइन की हैं। हाँ, बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ये दिखने में ज़रा कम नज़र आता है अपने मुल्क में, तो इंशाल्लाह ये है कि इधर भी बहुत जल्दी नजर आएगा काफ़ी
ठीक है जी, हैदर अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और इसी तरह आप अच्छा काम करते रहे, इंटरनेशनली भी अपना नाम बनाएं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। जनाब ट्रक आर्टिस्ट थे हैदर अली, जिनसे हम बात कर रहे थे, अपने वो एक्सपीरियंस के हवाले से हमें बता रहे थे कि ये जो ट्रक आर्ट है ये तो बहुत कदीमी आर्ट कहा जाता है इसको, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है। आप हर ट्रक पर देखते होंगे बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, दीवारों पर बहुत से खूबसूरत पेंटिंग्स हुई होती हैं, वो यही लोग होते हैं जिसको आगे लेकर जा रहे हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और एक खुशखबरी भी साथ लेकर आए हैं, और वो खुशखबरी ये है उन नौजवानों के लिए जो इस बात की वजह से परेशान थे कि जनाब सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र अब नहीं रही है। तो उन उम्मीदवारों के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से PMS इम्तिहान और मुलाजमतों के उम्मीदवारों के लिए उम्र में खसूसी रियायत का ऐलान किया गया है। और अब PMS इम्तिहान में हिस्सा लेने और ऐलान करदा मुलाजमतों के लिए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को उम्र में 2 साल की रियायत दी जाएगी। और उम्र में रियायत से हजारों नौजवानों को PMS के इम्तिहान में हिस्सा लेने का जो मौका उनको नहीं मिलता था वो मौका भी मिलेगा। और उम्र में 2 साल की जो रियायत है उसकी असूली मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि पंजाब काबीना से भी इस ज़िमन में बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। और इस ऐलान को अमली शक्ल कब दी जाएगी, PMS और CSS के हवाले से मजीद क्या इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्काइप पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत है हसन खावर साहब। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो सर बताइएगा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जो इनिशिएटिव लिया है, सूबे के जो नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं, ऐलान किया है कि जो PMS इम्तिहान और मुलाजमतों के उम्मीदवार हैं उनकी उम्र के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने एज लिमिट को कम कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है। हमें बताइएगा इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है और अब किस साल तक के जो अफराद हैं वो PMS इम्तिहान दे सकते हैं? जी देखें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से ये जो 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दी गई है, मैं समझता हूँ कि ये सूबे के लाखों नौजवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसको देने की वजह क्या थी? इसको देने की वजह ये थी कि आपको पता है कि कोविड के दौरान लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ। बाज़ लोग अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सके, बाज़ लोग सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर सके, लोगों के घरों में बीमारी भी आई, रोज़गार की मुश्किलात भी आई, और बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करना चाहते थे, PMS का इम्तिहान देना चाहते थे। वो एज लिमिट जो है उनकी अचीव हो गई और वो डिसक्वालीफाई हो गए, वो क्वालिफाई ना कर सके। इस मुश्किल सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब ने फ़ैसला किया कि इनको एक दफ़ा 2 साल की रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि जो कोविड के दौरान लोगों में ये मुश्किलात आईं उनका अजाला हो सके। और ये 1 टाइम रिलैक्सेशन के बाद अब जो भी रिलैक्सेशन किसी नौकरी के लिए पहले से थी उसमें मज़ीद 2 साल ऐड हो गए। यानी कि अगर किसी जगह 30 साल का शख्स नौकरी अप्लाई कर सकता था तो अब 32 साल का शख्स भी अप्लाई कर सकेगा, और इसका इतलाक़ 1 जनवरी 2022 से हो गया। ठीक है। दूसरा सर हमें बताइएगा, ये जो PMS इम्तिहान के लिए एज लिमिट के हवाले से काफ़ी देर तक मुतालबा किया जा रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से और कैंडिडेट्स की तरफ से, तो ये जो इजाफा है तो क्या एज लिमिट में मुस्तकिल तौर पर ये इजाफा करने पर ज़ेर गौर है कोई चीज़ या नहीं? जी नहीं, देखें जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वज़ीर आला की तरफ से जो रियायत है ये 1 टाइम दी गई है और ये मुस्तकिल बुनियादों पे मुयस्सर नहीं होगी, और पहले वाली एज लिमिट ही 2 साल के बाद बरकरार रहेगी। और उसकी वजह ज़ाहिर है ये है कि हम चाहते हैं कि जो यंग लोग हैं वो नौकरियों में आएँ, और ये जो रिलैक्सेशन दी गई है ये बुनियादी तौर पर तो कोविड और कोरोना की वजह से दी गई है, और ये एक दफ़ा ही होगी, लेकिन ये 2 साल इसका इतलाक़ रहेगा। और इससे वो लोग जो पिछले 1-2 साल के अंदर जिनकी एज लिमिट पूरी हो गई थी वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि इसी तरह जो है सूबाई मुलाजमतों के उम्मीदवारों के लिए भी 2 साल की जो रियायत है वो दी गई है। तो हमें बताइएगा कि क्या ये जो तमाम सूबाई महकमों के लिए रियायत दी गई है या फिर कोई मखसूस इदारों के लिए है ये रियायत? देखिए, CSS के ऊपर जो सोच विचार है, जो फ़ैसला है, जो इस्लाहात हैं, वो वफाकी हुकूमत और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ज़ाहिर है कि उसको देखता है। पंजाब के मामलात जो हैं वो हम देख रहे हैं।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो एज लिमिट का तयन होता है ये हर पोजीशन के हवाले से होता है और उसमें जो क्वालिफ़िकेशन दी हो, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए हो, उस हिसाब से ये एज लिमिट रखी जाती है। जिन नौकरियों में हमें ज़्यादा क्वालिफाइड लोग चाहिए, एमफिल्स चाहिए, पीएचडी चाहिए, जाहिर है कि उनकी एज लिमिट में और वो नौकरियां जहां पे मैट्रिक या बीए पास लोग चाहिए उनमें बड़ा फ़र्क होता है और इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कहीं भी एज लिमिट सेट करते हुए। लेकिन ये जो वन टाइम रिलैक्सेशन है इसका इतलाक सिवाय पुलिस के तमाम नौकरियों पे हो। ठीक है। और दूसरी तरफ सर हम अगर बैरून मुल्क अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर 34 साल तक जो उम्र के लोग हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, एमफिल कर रहे होते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं इस चीज़ में। हमें भी सरकारी महकमों में अगर देखा जाए तो हमें भी उन लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जो मार खा जाते हैं अपनी एज लिमिट के हवाले से, तो हमें बताइएगा क्या इस हवाले से CSS या फिर PMS सिस्टम में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है? जी देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि हमारी हुकूमत का तो विजन और मिशन भी ये है कि बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब, तो इसमें तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। जो एक अमूमी तौर पे राय ये पाई जाती है कि जैसे हुकूमत में जो टेक्निकल लोग हैं वो नहीं हैं, लेकिन ये तासुर गलत है। आप हुकूमत के किसी भी महकमे में जाएँ वहाँ पर टेक्निकल लोग मौजूद हैं। मसलन अगर आप इरिगेशन में जाएँ तो इंजीनियर्स जो हैं वो असल काम करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन एंड वर्क्स में जाएँ तो वहाँ भी सिविल इंजीनियर्स हैं। अगर आप महकमा सेहत में जाएँ तो वहाँ डॉक्टर्स हैं। अगर आप महकमा तालीम में जाएँ तो वहाँ पे हमारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। उनके ऊपर सिर्फ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन्होंने पॉलिसी का काम करना होता है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना होता है, वहाँ पे हमारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं। लेकिन उन सिविल सर्वेंट्स के नीचे जो डायरेक्टरेट्स हैं, डायरेक्टरेट जनरल्स हैं, वहाँ पर तमाम टेक्निकल स्टाफ होता है और वही हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है और इंशाल्लाह इसी प्रिंसिपल को हम आगे लेके भी जाएंगे। और दूसरा सर, वज़ीर आला पंजाब की जाने से एक और भी इनिशिएटिव लिया गया है और वो सूबे को हायर एजुकेशन हब बनाना चाह रहे हैं, उसके भी खैर खां हैं। तो हमें बताइएगा कि इन्होंने सूबे की जो है यूनिवर्सिटीज़ में टेक्नोपॉलिस एक जो इनिशिएटिव इस हवाले से भी प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये प्रोजेक्ट है क्या और इससे आपको क्या लगता है हमारा जो मयार तालीम है वो कितना उसको बूस्ट मिलेगा? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब का विज़न है जो हमारी हायर एजुकेशन है और उनकी इस महकमे में ख़ुसूसी दिलचस्पी है और हम 21 नई यूनिवर्सिटियाँ पंजाब में बना रही हैं और मैं समझता हूँ कि पंजाब की तारीख़ में हायर एजुकेशन के हवाले से ऐसा सुनहरा दौर माजी में नहीं देखा गया और उसमें से 6 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बन भी चुकी हैं। आपने जो लाहौर टेक्नोपॉलिस के हवाले से सवाल किया, लाहौर टेक्नोपॉलिस जो है ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी पार्क हम बनाने जा रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये नॉलेज पार्क का हिस्सा होगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ भी होंगी, यहाँ पर तालीमी इदारे भी होंगे, यहाँ पे इनक्यूबेटर्स भी होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो परवरिश पाए और एकेडेमिया भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो, इंडस्ट्री भी हो और इनका आपस में बातचीत हो, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो। तो लाहौर टेक्नोपॉलिस जो है ये लाहौर के अंदर की हमारे पाकिस्तान की सिलिकॉन वैली होगी और ये इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी और ये लाहौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है इसको ऊपर लेके जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान जो है वहाँ की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का शुमार भी दुनिया की टॉप इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, और इसके बाद मेरे ख्याल से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो भी यंगस्टर्स के लिए पैदा होंगी। दूसरा सर, जैसे आपने बताया कि सूबे में नई यूनिवर्सिटीज़ भी कायम की जाएंगी, तो हमें बताइएगा कि ये किन किन शहरों में कायम की जा रही हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम 21 यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं और ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार साहब का पंजाब के अवाम के लिए तोहफ़ा है और हमारी कोशिश ये है कि कोई नौजवान आला तालीम के मौक़े से महरूम ना रह जाए और ये यूनिवर्सिटियाँ पूरे पंजाब में हों, किसी एक शहर या 2 शहर में ना हों, बल्कि पूरे पंजाब के नौजवान जो हैं वो आला तालीम के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ और इसी विजन को लेके हम आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह ये 21 यूनिवर्सिटियाँ हम पंजाब के। ठीक है जी, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद है और ख़ुसूसी तौर पर ये जो नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, CM पंजाब उस्मान बज़दार की तरफ से, उस हवाले से उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह इसकी वजह से हमारा जो मयार तालीम है वो भी बूस्ट करेगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे यंगस्टर्स को मिलेगी। किताबों के हवाले से और पढ़ाई और इन चीज़ों के हवाले से जनाब हमने बात कर ही ली है, आगे भी इसी वाले से बात करें तो किताबों की दुनिया से आपको दोबारा से रोशनास आपको करवाना है और आज जिस किताब का तारुफ हम आपसे करवाने जा रहे हैं उस अहमद हमाद साहब हैं जो हमें इस किताब से तारुफ करवाएंगे। हमारा कहानी आवारा होती है, ये किताब का टाइटल है, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और सुनते हैं कि इसका तारुफ
किस तरह वो हमारे से करवा रहे हैं और इसमें क्या क्या छुपा हुआ है हमारे लिए। जी अहमद साहब बताइए हमें। जी शुक्रिया मुनीबा। आज की किताब है कहानी आवारा होती है। ये दरअसल इटालियन फोकलोर, इटली की कहानियाँ जो फोक दास्तानें हैं, कहानियाँ हैं, उनका उर्दू तर्जुमा है और उर्दू तर्जुमा किया है सलीम अख्तर ढेरा साहब ने। ये चिन्योट से इनका ताल्लुक़ है और अंग्रेज़ी अदब के ये तालिब इल्म है, तो कहीं इनको अतालवी कहानियों का अंग्रेज़ी तर्जुमा मिला और उसको उन्होंने उर्दू दान तबके के लिए इस ज़ुबान में मुंतकिल कर दिया, जो कि बहुत बड़ी खिदमत है। मैंने लिखा भी एक जगह पे कि सलीम साहब का ये वाला काम उर्दू को भी सरवतमंद करेगा, उर्दू ज़ुबान को भी, और उर्दू तालिब इल्मों की जो एक प्यास होती है मज़ीद जानने की, मज़ीद पढ़ने की और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के बारे में, तहज़ीबों के बारे में पढ़ने की, वो भी ख़त्म होगी। तो ये किताब बहुत ही दिलचस्प है। मैं इसको कई हवालों से इस पर गौर किया मैंने और ये नतीजा निकाला कि सबसे अच्छा काम जो सलीम साहब ने किया है वो ये है कि इसकी ज़ुबान को बहुत आसान रखा है। तर्जुमा करते वक्त बाज़ औक़ात लाशौरी तौर पे हमारे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हमें बहुत अच्छा मुतरजम ट्रांसलेटर माना जाए, तो फिर हम भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुहावरे बीच में लाने की कोशिश करते हैं अपनी ज़ुबान के, या फिर बहुत बुरा तर्जुमा होता है जो लफ्ज़ी होता है और उसके मुहावरे का भी लफ्ज़ी तर्जुमा करके बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन सलीम साहब ने इसको इस तरह से लिखा है कि ये तब आज़ाद लगता है, ऐसे लगता है कि ये कहानियाँ तर्जुमा नहीं है बल्कि उन्होंने ख़ुद अपने कलम से लिखी हैं, ख़ुद अपने जहन की पैदावार है। तो इसमें जो एक बात तो ये है कि तर्जुमे का उसलूब बहुत ही अच्छा है, पढ़ना चाहिए, हर तालिब इल्म को पढ़ना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पुराने ज़माने में कहानी सुनाना नानी और दादी का फ़र्ज़ होता था। तो जब मैं ये किताब मेरे पास आई, मैं इसे पढ़ रहा था, तो मेरी वालदा साहिबा, उनको मैंने एक जगह पे रख दी और मैं रख के ज़रा मसरूफ़ हो गया। मेरी वालदा साहिबा आई, उन्होंने उठा के इसको पढ़ना शुरू कर दिया। वो वालदा साहिबा बैक वक्त माशाल्लाह नानी भी हैं और दादी भी हैं, तो उनको बड़ी दिलचस्प किताब लगी। तो मैं यही सोच रहा था कि आज के कहानीकार को अगर ये उसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि हर तबका उम्र जो है, हर उम्र का और हर जिन्स का जो शख्स है, उनकी कहानी में दिलचस्पी ले, तो वो इसी तरह इसी उसलूब में लिखे तो ही कामयाब हो सकता है। इसमें मिसाल के तौर पे एक लावारस बच्चा के नाम से बहुत खूबसूरत कहानी है। उसमें एक लावारस बच्चा है, उसको कोई किसान उठा लेता है, उसको बड़ा करता है और नेकी की तरगीब देता है। गांव का होता है, वो शहर में जाता है जब, तो बिज़नेस के लिए किसान कहीं चला जाता है और बच्चे को एक चर्च के पास छोड़ जाता है। चर्च से साबित हुआ कि ये कहानियाँ, इन कहानियों में वो कहानियाँ भी शामिल हैं जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद लोगों को सुनाई गई, लोगों के जहनों में पैदा हुई। लोक कहानी का ये मसला होता है या लोकगीत का ये मसला होता है, हमें नहीं पता होता कि उसका मुसन्निफ या तख्लीक़कार कौन है। मसलन पंजाबी में आपको अनगिनत बोलियां, मुहावरे मिलेंगी, कुछ पता नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात कलमकार इतना शानदार होता है कि वो उसके कलम से उधर से वो निकलता है और वो क्लासिक की दर्जा इख्तियार कर जाता है। मुझे याद आ रहा है, देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी ते दिल दा सहारा। ऐसे लगता है कि ये हमारा लोकगीत है, लेकिन ये लोकगीत नहीं है। ये चंद साल पहले यहाँ हमारे फिल्मी गीत निगार थे गालिबन सैफुद्दीन सैफ, ये उनके कलम से निकला हुआ है। तो बाज़ औक़ात ऐसी शानदार चीज़ निकलती है कि वो लगता है कि वो लोक है। ये लावारिस बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। तो वो बच्चा जब किसान शहर में जाता है, गिरजे के करीब छोड़ता है, तो वहाँ पे मसीह अलैहिस्सलाम का एक मुजस्सिमा है जिनको कि मसलूब किया गया है। तो ये बच्चा बड़े दुख से पूछता है कि आपको तन्हा क्यों छोड़ा गया, यहाँ तन्हाई का कर्ब इंसान का। तो इस कहानी में ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम बाकायदा जवाब देते हैं उसको। उसके बाद वो पूछता है कि आप, उसके लिए खाना आता है, तो वो पूछते हैं कि क्या आपको भूख लगी है। इतने में मुलाजम जो है गिरजे का, चर्च का, वो आता है और वो भागता हुआ देख के परेशान भी होता है और जाता है पादरी के पास। वो कहता है कि एक ऐसा बच्चा है जिसके साथ मसीह अलैहिस्सलाम का मुजस्समा कलाम कर रहा है। तो वो भी वापस आता है और देखता है कि ये काम वाकई हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि खाना भी पेश करता है खुद मसीह अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को, और ख़ुद भी जब खाता है तो उसकी रूह परवाज़ कर जाती है और वो वहाँ पे फोत हो जाता है। तो वहाँ पे ऐलान किया जाता है कि ये तो बहुत वली अल्लाह है। और जब वो वालिद उसका वहाँ पे आता है तो वो यही कहता है कि मसीह अलैहिस्सलाम आपके तवस्सुत से ही ये मुझे बेटा मिला और आपके पे कुर्बान हो गया, तो मेरे जैसा खुश नसीब बाप कौन होगा। तो ये लावारिस बच्चे का, यानी खुदा ताला जो लावारिस होता है खुदा उसका वारिस होता है, ये बयान करने का मकसद ये है। आखिरी इस ज़िम्न में मैं आपको कहानियाँ तो बहुत सी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। ये लावारिस बच्चा बड़ी खूबसूरत कहानी है। मसलन कुबड़ा मोची बड़ी अच्छी कहानी है। घड़ियाल बेहद उम्दा कहानी है इसकी। एक दिलचस्प बात जो आखिर पे मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे शफ़ी अकील साहब के वो कहानियाँ
वो तर्जमे याद आए जो उन्होंने पंजाब की लोक दास्तानों के तर्जमे किए। तब हम पंजाबी हैं, हमें पता है कि यहाँ की लोक दास्तानें कौन कौन सी हैं, लेकिन वो किताब मेरे लिए बिल्कुल नई थी। एक इस हवाले से कि मुझे बहुत सारी लोक कहानियों का पता नहीं था, उस किताब की वजह से पता चला। और दूसरा ये जो कि बहुत ही दिलचस्प बात है कि लिखारी को अलामत की तलाश रहती है। हम बाज़ औक़ात सप्रेशन के उस दौर में होते हैं कि डायरेक्ट बात नहीं कर सकते अपने अदब पारे में, ना शेर में। आपको पता है कितने शायर पाबंद सलासर रहे, कितने राइटर्स गिरफ्तारियां झेलते रहे। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब किसी बड़े आदमी को कोई बात पसंद नहीं आती वो कहते हैं चलें इसको कैद करें। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमें इनडायरेक्टली बात करने की ज़रूरत पेश आती है। इनडायरेक्टली बात करने का उसलूब यही है कि आप इस्तारे की ज़ुबान में या अलामत की ज़ुबान में बात करें। तो जो लोक कहानियों का ज़ख़ीरा होता है वो हमें बहुत बेहतरीन ख़ाम माल फ़राहम करता है अलामत के लिए। मसलन मैंने उसमें चमगादड़ एक अलामत देखी उस शफ़ी अकील साहब की, तो वो मुझे याद आया कि जो दिन में सोते और रात को जागते हैं वो चमगादड़ का तखस्सुस है। तो वहाँ से हम एक बहुत अच्छी अलामत बना सकते हैं अपनी नज़मों के लिए और अपनी गज़लों के लिए और कहानियों के लिए, शायरी के लिए। तो अगर आपको अतालवी कहानियों में दिलचस्पी है तो सलीम साहब की ये जो तर्जमा किया हुआ ये ज़रूर पढ़िएगा। इसकी आखिरी अहमियत मैं चलते चलते अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो इटली है ये एक ज़माने का की सुपर पावर है। तो सुपर पावर जहाँ जहाँ फिर जाती है अपनी कहानी साथ लेके जाती है। जब वहाँ से वापस आती है कहानी वहीं पे रह जाती है, सिपाही वापस चला जाता है। तो इसकी ये भी एक अहमियत है कि एक ज़माने में इसने दुनिया रूमी जो सल्तनत थी उसने कहाँ कहाँ नहीं हुकूमत की। तो आप देखेंगे आपको वही जाहो जलाल इसमें भी नजर आए। ठीक है जी, मुसन्निफ अदीब शायर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारा तारुफ करा रहे थे किताब कहानी आवारा होती है के साथ। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इतनी तफसीलन जो है तारुफ हमारा इस किताब से करवाया। अभी यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। तो बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी समेत ज़हनी अमराज में इजाफा होता ही जा रहा है। और कोरोना वबा के दौरान हमने देखा कि इन अमराज का फैलाव मजीद तेज हो गया था और एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में ज़हनी अमराज में मेंटल डिसऑर्डर की जो शरह है वो 12.7% है। डिप्रेशन की शरह 3.23% है। एंजाइटी की शरह के हवाले से अगर बात की जाए तो वो 3.17% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। अगर शिज़ोफ्रेनिया की बात की जाए तो पाकिस्तान में शिज़ोफ्रेनिया के मरीजों की जो सालाना शरह है वो 24% हो चुकी है इस वक्त। और पाकिस्तान में ज़हनी अमराज में इजाफे की सालाना शरह खित्ते की दीगर ममालिक से कहीं ज़्यादा है। तो ज़हनी अमराज तो एक बहुत बड़ा मसला है ही, लेकिन इन अमराज के इलाज के लिए जो माहिरीन हैं उनकी तादाद इंतहाई कम है। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला ये है कि पाकिस्तान की वजारत कौमी सेहत ने इंकशाफ किया है कि मुल्क के 30,731 मरीजों के लिए ज़हनी अमराज का एक मुआलिज सिर्फ दस्तयाब है। और सूबे पंजाब में माहिरीन नफ्सियात और दिमागी अमराज के माहिरीन की जो कुल तादाद है वो सिर्फ 412 है। और पाकिस्तान में ज़हनी अमराज में जो इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है इसकी वजूहात क्या है और अब बीमारियों का इलाज और बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है जब सिर्फ जो डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद ही इतनी कम होगी। इस पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ माहिर नफ्सियात अबीहा शुलूम मौजूद हैं। अबीहा मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अबीहा जिस तरह मैं बात करी थी और डेटे के हवाले से कि पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। टोटल जो तादाद है वो 412 तादाद है, ये बहुत ही कम है। और मतलब सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है 30,000 ज़हनी अमराज के जो मरीज़ हैं उनका इलाज करने के लिए। तो हमें बताइए कि क्या ये अदम तवाज़ुन ज़हनी अमराज में आपको नहीं लगता कि इजाफे का बाइस ही बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है मुनीबा। मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें 2021 की ही ये रिपोर्ट शुरू के ही दिनों में है। उसमें लिखा हुआ था कि 15 मिलियन लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे हैं इन ओनली पाकिस्तान। और ये कोविड के बाद से रिपोर्ट दी गई है। कोविड के डिफरेंट जो फीचर्स हमें देखने को मिले हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स उसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई है। और पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ को पोस्ट कोविड, प्री कोविड और अब देखा जाए तो डिफरेंस फील होता है हमें
क्योंकि कोविड में लोगों को पता चला है कि एक्चुअली एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, आइसोलेशन हम किसे कहते हैं, अपने ही लोगों के साथ रहते हुए अकेलापन किस तरह महसूस किया जाता है, मुख्तलिफ नेगेटिव सोचों से कैसे लड़ा जा सकता है, या जैसे कोविड की सिचुएशन में हमने देखा कि हर किसी को डर बहुत ज़्यादा था कि हम वायरस ना कैच कर लें। तो जो आपकी जहनी कंडीशन है उसके बारे में कोविड में बहुत सारे लोगों को पता चला कि एक्चुअली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हैं। उसके बावजूद जैसे आपने कहा कि 412 सिर्फ साइकाइट्रिस्ट हैं या मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं हमारे, उसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग बहुत कम है। ओके। उसके अलावा हमारे पास सोशल वर्कर्स बहुत कम है, और खाली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें पूरी टीम रिक्वायर्ड होती है। इवन आप नर्सेज देखें तो 2006-2007 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली तब 300 साइकाइट्रिस्ट थे, 600 साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, जिसमें से आधे जो थे वो नॉन प्रैक्टिसिंग थे, और उनमें भी अगर देखा जाए तो कुछ 700 या 600 के करीब नर्सेज थी जो साइकाइट्रिस्ट के साथ ट्रेन होके पेशेंट की डीलिंग जानती थी। अच्छा। अब पूरे पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकाइट्रिस्ट भी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि इतने सारे पेशेंट्स के ऊपर एक साइकाइट्रिस्ट 30,000। हाँ। 30,000 मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है, और सिर्फ एक जो डॉक्टर है उनके लिए मौजूद है पाकिस्तान। और मुनीबा, डिलेमा हमारा ये है कि अगर मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराऊँ ना कि जी मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारा इतना बड़ा स्टिग्मा है सोसाइटी का मेंटल हेल्थ, तो लोग आपको पहले ही देखते साथ कहेंगे ओ अच्छा आप पागलों की डॉक्टर हैं, एंड दे विल लाफ। बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर आपको कहे ना कि ये कैंसर पेशेंट है, तो सारे बहुत परेशान हो जाते हैं कि ओ माय गॉड कैंसर इतनी बड़ी इतनी मूजी बीमारी है ये तो। लेकिन अगर आप कहें ना कि मुझे कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, तो पहले जो हमारे ज़हन में आंसर आता है वो ये आता है कि ये वीक है या पागल है, या ये सिर्फ कोई अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह की एक्टिंग कर रहा है। इस तरह की बातें की जाती हैं फॉर अ पर्सन जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप कैंसर पेशेंट की बात करें, अगर आप कार्डिक पेशेंट की बात करें, अगर आप किसी भी और डिजीज़ की बात कर लें, शुगर, ब्लड प्रेशर, तो हम सारे पेशेंट को लेके बहुत परेशान और हम्बल हो जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को लेके हम कहते हैं कि अच्छा ये तो कोई आपको स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। मतलब इसको हम प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं मेंटल हेल्थ को, तो क्या इसकी वजह से ही आपको लगता है कि ये जो तादाद है एक्सपर्ट्स की या डॉक्टर्स की वो कम है? बिल्कुल। असल में हमारे अपने ही फील्ड के लोग जो होते हैं, जैसे मेरे बहुत अच्छे कलीग हैं, ही इज अ साइकाइट्रिस्ट, उनसे मैं बात करी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे अपने कलीग्स कहते हैं कि साइकाइट्री तो इतनी कोई वास्ट फील्ड नहीं है, इसमें तो इतना प्रॉस्परस नहीं हुआ जाता, इससे बेहतर आप सर्जन बन जाओ, आप यू नो डर्मेटोलॉजी पढ़ लो, आप ऑप्थोमोलॉजी पढ़ लो। तो साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। इसीलिए हम लोग तो खुद अपनी फील्ड को मिनिमाइज कर रहे हैं, हालांकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम कहते हैं हेड, तो ब्रेन जो है हमारी बॉडी का हेड है। तो जब हेड में ही प्रॉब्लम होगी तो फिर बाकी चीजें कैसे मैनेज आपकी बॉडी जो है वो किस तरह अच्छी रह सकती है या अच्छे तरीके से जो है अपना काम कर सकती है। और दूसरा भी है, क्या हम इन तमाम तर अलामात को देखे, और मतलब एंजाइटी या डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, अगर इनको इनिशियल स्टेज पर ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो क्या हम इनको कंडीशन वर्स्ट होने से बचा सकते हैं? बहुत मुनीबा, और बहुत से केसेस में अर्ली स्टेजेस पे जब आपके पास एक, हम पेशेंट नहीं कहते, हम क्लाइंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए वो एक क्लाइंट है, ठीक है। अगर हम उसको केयर देंगे, अगर हम उसको एम्पैथी शो करेंगे, अगर राइट टाइम पे हम उसको साइकाइट्रिक या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, साइकोथेरेपी ऑफर कर देंगे, या कोई भी काउंसलिंग ऑफर कर देंगे जो कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग है, तो आप उसे बहुत अच्छे टाइम पे सेव कर सकते हैं, आप एक जान बचा सकते हैं, आप एक पूरी फैमिली को बचा सकते हैं। और जब भी कोई भी आपके घर में किसी को भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है ना, तो खाली इंडिविजुअल सफर नहीं कर रहा होता, आपकी पूरी फैमिली सफर कर रही होती है, तो आप एक पूरी फैमिली को एक तरह से बचा रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। दूसरी बात जो यहाँ दूसरा फैमिली पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उन्होंने उसका कितना साथ देना है, उसको कितनी सपोर्ट करनी है, ख्याल कितना रखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। एग्जैक्टली। और हमारी फैमिली मेम्बर्स में मैं एक बात कहती होती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के पास मोस्टली वही लोग आ रहे होते हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं होती या जिनका सोशल सपोर्ट नहीं होता, कोई फ्रेंड्स नहीं होते।
वो पूरी दुनिया जब उनको रिटेलिएट करती है और उन्हें कहती है कि यू आर क्रेजी और तुम अटेंशन सीकिंग कर रहे हो, तुम खामखा गुस्सा कर जाते हो, तुम्हें एम ही रोना आ जाता है, ऐसे लोग जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलती या जिनको समझा नहीं जाता, फिर वो मेंटल हेल्प के लिए आते हैं। ओके। और मुझे ये लगता है कि हमारी फैमिलीज को हाईलाइट करना चाहिए कि आप जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास। द अदर डे मेरे पास एक लड़की आई, उसने कहा कि मैम मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपके साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ, मैं सेशन लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शादी नहीं होगी क्योंकि लोग कहेंगे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास चली गई। तो ये स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी का कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो दैट मीन्स आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि शायद आप पागल हैं। हालांकि नॉर्मल इंडिविजुअल्स को गाइडेंस रिक्वायर्ड है, हम इसे गाइडेंस के तौर पे भी तो ले सकते हैं। जरूरी नहीं आपको एंजाइटी हो, जरूरी नहीं आपको डिप्रेशन हो, मे बी आप स्ट्रेस में हो, मे बी आपको कोई गाइडेंस रिक्वायर्ड है, मे बी आप इनडिसाइसिव हो, आपको प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा, आप आप समझ नहीं पा रहे ना, आप अपनी ही चीजों को समझ नहीं पा रहे, आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैंने करना क्या है या मेरी जो थॉट्स हैं वो क्यों नहीं अलाइन हो पा रही हैं। दूसरा, जैसे अभी हम एंजाइटी की बात की, तो एक नई जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि जो एंजाइटी है वो हमारी एजिंग प्रोसेस को तेज कर रही है। इसमें कितनी आपको सदाकत लगती है? बिल्कुल कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज्यादा इससे कंसर्न है कि हम लोग के हमारी शक्ल पे या हमारे फेस पे झुर्रियां ना पड़ जाएं, लाइंस ना पड़ जाएं, तो हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए फिर। देखें, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। ओके। पॉजिटिव स्ट्रेस हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव होता है। फॉर इंस्टेंस आप किसी स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हर किसी की हार्ट रेट थोड़ी सी तेज होती है, आपको हल्की सी पाम में स्वेटिंग होती है, एंड यू फील अ लिटिल कंफ्यूज्ड। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस। और आप एक दफा स्टेज पे जाते हो, आपका एक्सपोजर होता है ऑडियंस के साथ, एंड देन यूर नॉर्मल और आप बिल्कुल अपने पेस में वर्किंग शुरू कर देते हैं, और उसका आउटकम क्या होता है कि वो पॉजिटिव स्ट्रेस आपको पुश कर रही होती है कि आपने कुछ अच्छा करना है, परफॉर्म करें बेहतर तरीके से। एक होती है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता आप इतनी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं और वो बन जाती है क्रॉनिक स्ट्रेस। उसमें होता ये है कि फिर क्रॉनिक स्ट्रेस से अगला मरला आता है एंजाइटी, उससे अगला मरला आता है डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस तक पहुंच गए हैं तो ऑटोमेटिकली क्रॉनिक स्ट्रेस में यूजुअली ये होता है कि आप अपनी डेली लाइफ फंक्शनिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। जैसे डिप्रेशन में भी हमारा एपेटाइट खत्म हो रहा होता है, एंजाइटी में भी हमारा खाना खाने का दिल नहीं करता, हमारा दिल खराब होने लग जाता है फॉर इंस्टेंस। और जब आप अपनी बेसिक नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे, आप अपनी नींद नहीं पूरी कर पा रहे, आप अपनी एपेटाइट नहीं पूरी कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी बायो साइको सोशल मॉडल एक मॉडल है जिसमें कहते हैं कि आपकी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन हो तो इंसान एक हेल्दी इंडिविजुअल कहलाता है। फॉर इंस्टेंस, आपकी बेसिक नीड्स हैं, खाना, सोना, ये पूरी हो रही हैं, ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट भी तो होती है ना एक चीज़ जिसको हमने मैनेज करना है, अपनी लाइफ को किस तरह मैनेज करना है। स्ट्रेस को अगर हमें हो रहा है तो हमने उसको किस तरह पॉजिटिव वे में लेकर चलना है, हर टाइम नेगेटिव नहीं हमारे दिमाग में चलना चाहिए। तो वो फिर कैसे हम सीखें, क्योंकि मसला हो और इर्द गिर्द हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें स्ट्रेस होता है। मुनीबा, हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में ग्रेटिट्यूड नहीं लेके आते। हम लोगों के जहन में ना एक रिपोर्ट कहती है कि दिन में 7000 सोचें हमारे जहन में से गुजरती हैं, जिसमें से 5000 नेगेटिव होती हैं। अब हमारे न्यूरल पाथवेज ऐसे बने हुए हैं कि हमने नेगेटिव सोच के अपने पाथ्स वो बना लिए हैं। अब ब्रेन को ट्रेन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप 21 दिन एक हैबिट कंटिन्यूसली करते रहो, तो फॉलो करते रहो, तो डेफिनेटली आपकी वो हैबिट जो है वो ठीक है जी। बीहा शलूम हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात है। अरे बीहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं। और तो जनाब, मुझे अब आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद भी रखिएगा, और ये जो मौसम है बाहर का ये खूब इंजॉय भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।